हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और 2 आपको बताया गया था प्री मिड में, इसमें चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये आपका प्री मिड के इसमें 2 चैप्टर आएंगे 1 और 2, ठीक है, और हिस्ट्री में 1 चैप्टर और सिविक्स में 1 चैप्टर। ओके, इसमें जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम ये रीड कर रहे हैं आज। सभी बच्चे अपने बुक को ओपन करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि सौरमंडल क्या है बच्चों? सूर्य और उसके जो 8 ग्रह हैं उनको मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। सौरमंडल में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो सौरमंडल यानी कि सूर्य से तीसरे नंबर पर जो ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? बुध, सेकंड पे कौन सा है? शुक्र, और थर्ड पे कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, जिसपे कि हम रहते हैं और एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन संभव है, यानी कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो भी कुछ है, हवा, पानी, भोजन, सब कुछ हमें कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर मिलता है। रीड करते हैं इस चैप्टर को। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि जब सूर्य एंड हो जाता है यानी कि इवन के टाइम में आकाश कितना चमकता हुआ दिखाई देता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, यानी कि जब सूरज छिपना शुरू हो जाता है और आसमान बिल्कुल साफ हो, मतलब ब्लैक होके तारे निकलने शुरू होते हैं रात में, तो 1-2 तारे ही सबसे पहले निकलते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे तारे बहुत ज़्यादा होते चले जाते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तारों को गिन सके। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, यानी कि आकाश में बहुत सारी छोटी छोटी चमकती हुई चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। कुछ इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी कि कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा चमक होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है वो प्रतिदिन अपनी शेप चेंज करता है। ओके बच्चों, आप सभी को पता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा को क्या होता है बच्चों? जो चंद्रमा होता है वो पूरा गोल होता है, यानी कि पूर्ण चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद यह घटना शुरू हो जाता है, थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, और घटते घटते अमावस्या की रात जब आती है तो अमावस्या की रात को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, एक चंद्रमा अमावस्या की रात आती है कि चंद्रमा नहीं दिखाई देता, फिर अमावस्या की रात जैसे ही खत्म हो जाती है फिर चंद्रमा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर से पूर्णिमा की रात तक ये पूरा बड़ा का बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें आसमान में कुछ भी नहीं दिखाई देता। कब बच्चों? अमावस्या की रात को, क्योंकि उस रात चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते बच्चों? कहाँ चली जाती हैं ये सारी चीज़ें दिन में? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूर्य है उसका अत्यधिक तेज प्रकाश, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश होने के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके प्रकाश की वजह से ये सारी चीज़ें अपना प्रकाश दबा लेती हैं, यानी कि इनका प्रकाश फीका पड़ जाता है, जिस कारण ये सारी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। वरना आसमान में ही रहती है रात को, दिन में भी मतलब ये सारी चीज़ें रहती है आसमान में ही है, लेकिन सूरज के कारण हमें ये दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जितनी भी चीजें आसमान में हैं बच्चों वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। बच्चों याद रखेंगे, सूर्य क्या है? एक तारा है। ओके,
फिर आगे है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, यानी कि जो ये रात को चमकते हैं ये सूर्य के समान है, लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तारा जो है बच्चों, स्टार्स जो हैं वो सूरज से भी बड़े हैं। अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो सूरज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये हमारे से बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण, सूरज हमारे पास होने के कारण सूरज हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि हमें तारे छोटे दिखाई देते हैं। और अगर हम देखें तो तारे जो हैं वो सूरज से भी बड़े हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, देखा होगा ना बच्चों आपने। अगर हम हवाई जहाज को देखो तो बाहर ऊपर से एक पक्षी जितना दिखाई देता है आसमान में देखने पर, लेकिन वह बहुत बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत। क्या है बच्चों सप्त ऋषि का मतलब? सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सी मेजर का एक भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए। बच्चों बड़ों की सहायता से आप देख सकते हो आसमान में पूरे नक्षत्र की तरह एक लाइन में होते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बच्चों पहले के समय में क्या होता था, घड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो जो लोग थे वो मतलब सूर्य के निकलने से और तारों के निकलने से ही किसका टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। उत्तरी तारा और दिशाओं का ज्ञान भी नहीं था जब तक। तो जिस उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को प्रतीत होता है, उत्तर दिशा को बताता है, क्योंकि जो उत्तरी तारा होता है वो उत्तर दिशा में ही निकलता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ध्रुव तारा। ये बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और ये उत्तरी दिशा में ही हमेशा निकलता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, इसमें क्या है, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वे उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। देखो बच्चों इस प्रकार से ये सब क्या बन रहे हैं, संकेतिक तारा बन रहा है, तो ये क्या बन गया, ध्रुव तारा। यहाँ पे सबसे दूर और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ। ओके, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको सौरमंडल दिखाया गया है बच्चों। इसमें सबसे पहले सूर्य है बच्चों। ये चित्र आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है ज्योग्राफी की। इसमें सबसे पहले सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है बच्चों, बुध है। फिर इससे सेकंड नंबर पर कौन सा है, शुक्र है। फिर थर्ड नंबर पर कौन सा है, पृथ्वी है। फिर फोर्थ नंबर पर कौन सा है, मंगल है। फिर इन्हें बच्चों क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद ये बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ओके बच्चों, ये आपको याद करने हैं और ये वाला चित्र आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। ठीक है बच्चों, फिर आगे है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसका उपग्रह है बच्चों, हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने
अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, सौरमंडल मैंने आपको बताया सूर्य और उसके 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल केंद्र में है सौरमंडल के, ब्रह्मांड के नहीं, सौरमंडल के। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो सूरज किन 2 गैसों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखेंगे बच्चों, जो सूर्य का निर्माण हुआ है वो किन 2 गैसों से मिलकर हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, फिर है ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सौरमंडल के सभी ग्रह 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, यानी कि एक निश्चित फिक्स स्थान है उनका, पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये इनकी कक्षा कहलाती हैं, यानी कि जहाँ पे वे राउंड कराते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो उनकी कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन? सबसे कम दिनों में ये जो है बुध सबसे पहले परिक्रमा करता है सूर्य की। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है सूर्य के, तो इसे चक्कर भी कम थोड़ा दूरी तक लगाना होता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। बच्चों पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, लेकिन अब प्लूटो को खत्म कर दिया गया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह, इनको छोटा ग्रह यानी कि बोने ग्रह की कहा गया है, इसलिए इन्हें ग्रहों की संख्या में से हटा दिया गया है। ओके बच्चों, फिर है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पर है? आपको बताया था अभी, 3रे नंबर पर है। आकार में यह है 5वां सबसे बड़ा ग्रह। अगर हम आकार की बात करें तो 5वें नंबर पर है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि ऊपर से चपटी है। अभी मैंने बताया आपको, ऐसे करके ऐसे होती है ना पृथ्वी, तो ये ध्रुवों पे से कैसी है? चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ओके, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो केवल पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है बच्चों, ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि यहाँ पर कितना पानी है बच्चों? 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नीला ग्रह कहा जाता है। फिर है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अगर हम बात करें तो चंद्रमा हमारे बहुत नज़दीक है। यहाँ हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इनके सूरज हमारे से कितनी दूर है? और 15 करोड़, कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा कितना है? 3 लाख ओनली। ओके, फिर आगे बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में
कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है और न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। फिर आ गया क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं, यानी कि ग्रहों के छोटे छोटे भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी कि जो ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यानी कि इतनी खतरनाक ये होती हैं, जहाँ पर ये गिरती हैं वहाँ पर गड्ढा हो जाता है उल्कापिंड अगर पृथ्वी पर कभी गिरे तो। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है बच्चों? आकाशगंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि इससे क्या बताया गया था? जब ये वाइट पट्टी दिख रही थी कि आकाश में कोई नदी बह रही है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। लगा था ये गंगा नदी की तरह कोई बह रही है तो इसका नाम क्या पड़ा था? आकाश में रहने वाली गंगा, यानी कि आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी कि लाइन से अगर इन्हें लगा दिया जाए। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना एक अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ओके बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और ये सौरमंडल का जो चित्र आपको बताया गया है ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।